हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में आज हम देखेंगे सेट नंबर 53। इस सेट में कुल आपको 16 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 16 क्वेश्चन हैं। इस सेट का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप कोर्सेरा यूपीएससी जाकर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। पिछले सेट में बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उम्मीद है कि आज के सेट में भी आप बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। आज के सेट में आप प्रयास कीजिएगा 9 से ऊपर रहने का, क्योंकि आज का सेट का कट ऑफ है 9। आज के सेट में हम 9 कट ऑफ रखते हैं, क्योंकि 16 क्वेश्चन से 50% से अधिक ही कट ऑफ हमेशा होता है, तो हम 9 रखते हैं। एवरेज है कट ऑफ। आप प्रयास कीजिएगा सेट में बढ़िया करने का। इस सेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां आपको बोरिंग लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूं मैं, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा उसको भी अटेम्प्ट करने का, क्योंकि वैसे क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछती रहती है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको देख करके आप थोड़ा से आश्चर्यजनक हो सकते हैं कि आप मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन पूछती है। आप विश्वास कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछती है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम पहला आसान क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन 1 है, भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा किस क्षेत्र को स्पर्श करती है? ए दिया हुआ है सियाचिन ग्लेशियर, बी दिया हुआ अक्साई चीन, सी दिया हुआ श्रीनगर और डी दिया है कारगिल। तो बताइए इनमें से वास्तविक नियंत्रण रेखा किसके किसके मध्य स्थित है, आपको ये बताना है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। LAC की बात करें तो LAC अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में पड़ता है। लद्दाख की जो कि हमारा नया यूटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर LAC है। LAC भारत मतलब भारत का लद्दाख और अक्साई चीन भी तो हमारा ही है, लेकिन चीन ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, उस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो वो दोनों के बीच में LAC है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे LAC कुछ इस तरीके से, LOC कुछ यहाँ पे है इस तरीके से। उम्मीद आपको दोनों चीज़ समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जैसा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए इसे क्वेश्चन। पेंगोंग लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी न्यूज़ में था। वैसे उस पर हमने क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे डालना उसको अच्छा नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1952 में किया गया था। कथन 2 दिया हुआ है, 15वें वित्त आयोग प्रथम आयोग है जिसने 6 साल की अवधि यानी 2020 से 2026 के लिए अपना सिफारिशें दी है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हैं इस सीरीज़ के लिए। चलिए जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है, दोनों कथन इसमें सही हैं। पहला जो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था वो केसी नियोगी के अध्यक्षता में किया गया था 1952 में। तो इसको फैक्ट है, आप याद रखिएगा केसी नियोगी का नाम और 1952 याद रखिएगा। दूसरा चीज़ देखें तो अगर 15वें वित्त आयोग इनके NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया है और इन्होंने 6 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये फैक्ट है, आप याद रखिएगा इसके बारे में। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको सही से लगाया होगा, और जिन लोगों ने सही लगाया था अपना सही में काउंट कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा देख सकते हैं आप। इनके 4 सदस्यों के बारे में भी देख सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है केसी नियोगी के बारे में, पहले में सेंटेंस में दिया हुआ है 20 से 26 तक के लिए NK सिंह 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दी है। दूसरा चीज़ देखें अगर ये इनके बारे में, अगर NK सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लें तो ये पूर्व में सचिव रहे हैं एक, और 2008 से 2014 तक बिहार से ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन? NK सिंह। वित्त आयोग के संबंध में अगर बात करें तो अनुच्छेद इसके 280 मतलब 218 और 281 में इनका उल्लेख किया गया है। किसका? वित्त आयोग का। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। तो दूसरी चीज़ देखिए इसमें, तो 15वें वित्त आयोग में कुछ अन्य मतलब 4 सदस्य, टोटल 5 होते हैं, तो अन्य 4 सदस्यों के बारे में देख लें तो शक्तिकांत दास हैं, अनूप सिंह हैं और अशोक लाहिड़ी हैं और रमेश चंद्र हैं। तो रमेश चंद्र का संबंध किसे? नीति आयोग से। तो आप उनके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसमें पूछ सकता है कि वित्त आयोग के संबंध में अन्य सदस्यों के निम्न में से कौन कौन है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो उनके बारे में थोड़ा सा सुने रहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, किसी अर्थव्यवस्था की वार्षिक GDP एक वर्ष में भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। कथन 2 दिया हुआ है, जैसे ही समग्र GDP में वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था में असमानताएं स्वतः तदनुसार कम होती जाती हैं। तो बताइए क्या ये असमानताएं कम होती जाती हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें तो किसी अर्थव्यवस्था की वार्षिक GDP एक वर्ष में भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं सम्मिलित नहीं होती हैं। अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य को सम्मिलित किया जाता है किसमें? GDP में। दूसरा चीज़ देखें तो जैसे किसी क्षेत्र की GDP बढ़ती है तो ये जरूरी नहीं कि वहाँ की असमानताएं कम हों।
वो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी लोग जीडीपी के में सम्मिलित नहीं होते हैं। हमारे वहाँ तो महिलाएं सम्मिलित ही नहीं होती हैं, जो घरेलू काम करती हैं वो सम्मिलित ही नहीं होती, क्योंकि उनके कार्यों को जीडीपी में काउंट ही नहीं किया जाता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि असमानताएं कम होगी, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सम्मिलित ही बहुत ज़्यादा तो लोग सम्मिलित नहीं होते। तो डी इसका करेक्ट आंसर था। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही ब्यूरो दिया हुआ है कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है तो इसके साथ क्या होता है, आर्थिक असमानताएं बढ़ने लगती हैं और असंतोष भी बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं वॉलमार्ट तो भारत का नहीं है, आप अडानी ग्रुप को ले सकते हैं, टाटा ग्रुप को ले सकते हैं। लॉकडाउन में सबकी आय नीचे गिरी थी तो इनकी आय बढ़ने लगी थी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ज़्यादा आय अर्जित किया था। जब सभी लोग बैठे हुए थे घर पे तो ये लोग तो आय अर्जित करते, क्योंकि आप जब भी देखेंगे फॉर्च्यून ऑयल, क्योंकि ये इन सब का तो उपयोग आप करेंगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप उपभोग करेंगे, तो उपभोग करेंगे तो इनका तो आय क्रिएट होता रहेगा, लेकिन हमारे नहीं होते हैं। तो असमानताएं इससे बढ़ती रहती हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये फैक्ट है। दूसरा चीज़ तो आप समझ ही लिए कि जीडीपी में किसको किसको काउंट किया जाता है, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य को काउंट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की वास्तविक देनदारियों में शामिल है। आपको बताना है कि केंद्र सरकार की लायबिलिटी कौन कौन सी हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन उसके केंद्र सरकार की लायबिलिटी में काउंट किया जाता है। कथन 1 दिया हुआ है, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उधार। 2 दिया हुआ है, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए लिया गया ऋण। 3 दिया हुआ है, विभिन्न मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय। तो बताइए इनमें से केंद्र सरकार की देनदारियों अर्थात लायबिलिटी कौन कौन सम्मिलित होते हैं उसके केंद्र सरकार की लायबिलिटी में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम एक साइड से इसको डिस्कस करें तो केंद्र सरकार जो सार्वजनिक उपक्रम है केंद्र सरकार के पीएसयू, उनके द्वारा जो भी ऋण लिए जाएंगे, उधार लिए जाएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक समय बाद चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी और एसेट में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए अगर लायबिलिटी है ऋण, इसमें लोन आप किसी से ले रहे हैं तो लोन क्या है, लायबिलिटी है। वहीं दूसरा चीज़ देखें तो अगर एसेट है आपके पास, मान लीजिए आपने घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, कार खरीदा, तो क्या है, एसेट है। एसेट में क्या होता है, एसेट में आप उसको बेच करके फिर पैसे प्राप्त कर लेंगे। अगर एसेट लिए हैं तो आपके पास है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको चुकाना है, किसी को चुकाना तो नहीं है। जब चुकाना नहीं है तो आप उसको बेच करके फिर से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर लायबिलिटी आप किसी से ऋण लिए हैं तो उतना ही ऋण आपको दोबारा चुकाना भी पड़ेगा, ऊपर से ब्याज भी भरना पड़ेगा। तो लायबिलिटी को कहीं ना कहीं रिफंड करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, अगर किसी ने आपको ग्रांट दिया है तो वो आपको एसेट हो गया। एसेट नहीं कहेंगे तो लायबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। उसको एसेट में आप काउंट कर सकते हो, उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसेट का मतलब ये होता है जिसको बेच के आप प्राप्त कर पाएँ। तो आपने ऋण लिया, यहाँ पे बता रहा है पीएसयू जब ऋण लिए हैं तो उनको चुकाना पड़ेगा, ये तो लायबिलिटी क्रिएट करता ही है। तो उम्मीद आपको समझ में आएगा। दूसरा चीज़ देखें तो बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए लिया गया ऋण, तो हमने अभी समझाया था कि अगर आप ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं तो फिर चुकाना पड़ेगा, तो ये भी आपकी लायबिलिटी क्रिएट करेगा, देनदारियाँ बढ़ाएगा, तो ये भी हो गया। अगर मतलब विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा पूंजीगत व्यय, मतलब जो भी मंत्रालय हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं या फिर नए उद्योग लगा रहे हैं या फिर अपने संरचना को और बढ़ा रहे हैं, अपनी मतलब वो जो उनकी स्ट्रक्चर है उसको और बेहतर कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनको और ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। तो ये बिल्कुल ये गलत हो जाता है। इस तरह की लायबिलिटी नहीं क्रिएट करता है, एसेट क्रिएट करता है। अगर विभिन्न मंत्रालय पूंजीगत व्यय करते हैं तो ये एसेट क्रिएट करता है, तो तीसरा गलत हो जाता है। जैसे आप तीसरे को कट करेंगे आप आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। या तो आपको 1-2 पता हो या तीसरा पता हो तो कर लेते, उत्तर निकाल सकते थे। ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर गलत हो जाता है आपसे। आपका गलत हुआ या सही हो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने सही कर पाया इसको कि या नहीं कर पाए। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे वो ब्यूरो दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार का कर राजस्व माना जाएगा। केंद्र सरकार इनमें से किसके माध्यम से कर राजस्व प्राप्त करती है, आपको ये बताना है। 1 दिया हुआ है व्यक्तिगत आयकर, 2 दिया हुआ उत्पादन शुल्क, 3 दिया है निवेश पर शुल्क, निवेश पर लाभांश, और 4 दिया स्पेक्ट्रम की नीलामी के माध्यम से अर्जित आय। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा इसको देखते ही। तो चलिए हम एक एक डिस्कस करते हैं इसको। व्यक्तिगत आयकर ये सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत आता है या नहीं, बताइए। कर राजस्व और कैपिटल रेवेन्यू क्या क्या दोनों में डिफरेंट क्या होता है। सरकार अगर इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी संस्थान है, रेलवे के कुछ इन्वेस्टमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट करके उसके शेयर बेच करके थोड़े से अगर कोई राजस्व प्राप्त करती है तो उसको कहते हैं कैपिटल रेवेन्यू। अगर जब गवर्नमेंट इसके लाभ से पैसे प्राप्त करती है तो क्या होता है, वो रेवेन्यू होता है, वो भी कैपिटल रेवेन्यू के अंतर्गत ही आता है। मतलब जब बेच करके ले या फिर उसके लाभ से अर्जित करे तो सब रेवेन्यू में आता है। लेकिन अगर दूसरा चीज़ देखें तो इसको जो आयकर होता है टैक्स रेवेन्यू, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 डिवाइड करके आप देख सकते हैं इसको। तो व्यक्तिगत आयकर ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं सरकार के कर राजस्व में सम्मिलित हो गया। उत्पादन शुल्क ये भी सरकार के कर राजस्व में सम्मिलित हो गया। लेकिन निवेश में लाभांश ये टैक्स नहीं है, ये टैक्स कर राजस्व में सम्मिलित नहीं होता है, ये गैर कर राजस्व में सम्मिलित होता है। जो आप मोबाइल में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से अर्जित होता है। जो मतलब ये टेलीकॉम जो कंपनियां हैं वो खरीदती हैं स्पेक्ट्रम,
तो ये भी गैर कर राजस्व में है। तो 3 और 4 गलत हो गया, 1 2 सही है, जहाँ भी सी इसका करेक्ट आंसर, जिन लोगों ने सी लगाया था उनका सही है। इसके बारे में थोड़ा सा आप आसानी से समझ लीजिए। देखिए हम कर को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। दूसरा हम इसे यहाँ देखें तो गैर कर में डिवाइड कर लेते हैं, गैर कर राजस्व में। तो हम अगर प्रत्यक्ष कर में आपको पता होगा जो भी निगम कर होते हैं या फिर व्यक्तिगत आयकर होते हैं, ये सभी प्रत्यक्ष कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कर आप जीएसटी को समझ सकते हैं। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ये तो सभी लोगों को पता होगा। अप्रत्यक्ष कर भारत में सबसे ज़्यादा लोग देते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर कम लोग देते हैं। ये दोनों चीज़ डिफरेंट आपको पता होगा, उम्मीद है। और गैर कर राजस्व के बारे में अगर समझें तो गैर कर राजस्व वो राजस्व होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि सरकार किसी को सेवा प्रोवाइड करती है तो वहाँ से जो प्राप्त करेगी, या फिर सरकार ने किसी को लोन दे रखा था तो लोन के बदले जो इनको ब्याज मिला है वो भी तो हो गया गैर कर राजस्व। या फिर सरकार ने किसी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दी, या फिर यहाँ पे किसी अन्य तरीके से सरकार को लाभ मिला, ग्रांट मिला। आपको अभी हमने बताया था ग्रांट क्या होता है, अनुदान। अगर किसी ने नगद अनुदान दे दिया तो उसको रिपीट मतलब वापस उसको लौटाना नहीं रहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गैर कर राजस्व हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। स्पेक्ट्रम नीलामी किस में आता है? गैर कर राजस्व में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो कूपन बांड, 6वां क्वेश्चन है। जीरो कूपन बांड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए जीरो कूपन बांड के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। अगर आपने जीरो कूपन बांड के बारे में पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। कथन 1 दिया हुआ है, जीरो कूपन बांड एक ऋण प्रतिभूति है जिस पर किसी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि अत्यधिक छूट पर ट्रेड किया जाता है, और परिपक्वता पर जब बांड को उसके अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है तो लाभ प्रदान करती है या फिर करता है। दूसरा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा कथन, ये विशेष प्रकार के बांड होते हैं जो केवल केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से किसी विशेष संस्था को जारी किए जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जीरो कूपन बॉन्ड के संबंध में सही कथन है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया केवल एक, तो बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में हम आसानी से यहाँ से बढ़िया से समझते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं और आपने 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया, 100 रुपये का बॉन्ड जारी किया, और आपने बोला कि आप खरीदना चाहते हो तो आपको मैं 70 रुपये में भी आपको करंट में बेच रहा हूँ, आप 5 साल बाद लेके आइएगा, मैं आपको आपके कूपन को खरीद लूँगा और आपको मैं 100 रुपये पे कर दूंगा। मतलब आप जो 30 रुपये प्राप्त करेंगे ये आपका लाभ होगा। लेकिन मैं याद रखिएगा आपको कोई ब्याज नहीं देने वाला हूँ बीच में, मैं 5 साल के बाद ही आपको 100 रुपये में खरीदूँगा। तो ये क्या हो गया? जीरो कूपन बॉन्ड। इस पर कोई ब्याज नहीं होता है, या मतलब एक निश्चित समय के बाद पूरा हो जाता है, इसको बेच दिया जाता है, भुनाया जाता है। इसको बेच के फिर अपना जो इस पर फेस वैल्यू होता है उसको प्राप्त किया जाता है। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। और इससे निजी कंपनियां जो होती हैं ज़्यादातर इसको जारी करके अपना कैपिटल प्राप्त करती हैं इसके माध्यम से, जीरो कूपन बॉन्ड के माध्यम से। तो उम्मीद आपको जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर से दोबारा यहाँ समझा दे रहे हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि उस पर फेस वैल्यू जो अंकित मूल्य होता है उससे कम मूल्य पे बेचा जाता है, और फिर जब एक निश्चित समय के बाद पूरा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है वो बॉन्ड का टाइम, तो आप उसको भुनाएंगे तो उस पर जितना फेस वैल्यू लिखा रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट मूल्य पे आप खरीदे थे, आप जब बेचेंगे दोबारा तो उसको आपको जो प्रिंटेड मूल्य होगा उतने मूल्य पे आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। ये होता है जीरो कूपन बॉन्ड। ये खास करके जो निजी कंपनियां वो यूज करती हैं, सरकार इसके पक्ष में कम काम करती है, मतलब इसका उपयोग सरकार कम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 97वां संविधान मतलब 97वां नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है किससे, आपको ये बताना है। कथन 1 दिया है, सहकारी समितियों को वैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया। 2 दिया हुआ है, सरकारी समितियों को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। 3 दिया हुआ है, सहकारी है, यहाँ पे मैंने गलती से शायद सरकारी बोल दिया, सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने हेतु नीति जो भी राज्य के डीपीएसपी है उसमें जोड़ा गया था इसको, सहकारी समितियों से संबंधित प्रोविजन। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है 97 नंबर के संविधान संशोधन से संबंधित? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए हम इसको साइड से अगर डिस्कस करें तो सहकारी समितियों को संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उनको संरक्षण प्रदान किया गया। आपको पता होगा कि जो हमारे वहाँ अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित? सहकारी समिति बनाने का, संघ बनाने का अधिकार है। तो आपको ये चीज़ अगर पता हो तो आसानी से 2 सही कर लिए होंगे, 1 भी सही कर लिए होंगे। ऐसे में अगर 2 पता हो तो पहला सही हो जाएगा। तीसरा कथन देखें, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन करने हेतु नए मतलब राज्य डीपीएसपी में नए तत्व के रूप में जोड़ा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जिन लोगों ने ए लगाया था उनका करेक्ट आंसर है, इसमें सही है। चलिए इसको आसानी से यहाँ से बढ़िया से डिस्कस करते हैं। 2011 में क्या हुआ, 97वां संविधान संशोधन लाया गया। इसके माध्यम से क्या किया गया कि इसे अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। किसको? सहकारी समितियों को।
इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया, संरक्षण प्रदान कर दिया गया। और इसके साथ ही क्या किया गया, DPSP में 93B(2) के माध्यम से एक तरह से अलग अलग तरीके से अनुच्छेद जोड़ दिया गया। अब इस पर DPSP में भी सम्मिलित हो गया, फंडामेंटल राइट भी हो गया, और इसके साथ साथ एक नया भाग भी जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों को 243Z से 243ZT तक से संबंधित है। कुछ ये भी यूनिट थे, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है। आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताना है। कथन 1 दिया हुआ है, अधिक से अधिक लोग कार्यरत होने पर भी अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन क्षमता कम है, उत्पादन क्षमता में कमी। 2 दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की अत्यधिक आपूर्ति। मुद्रास्फीति के संबंध में बताइए कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए हम समझते हैं मुद्रास्फीति क्या होती है। देखिए, मुद्रास्फीति का उद्देश्य ये होता है कि जब मान लीजिए 100 लोग कोई चीज़ खरीदने वाले हैं और प्रोडक्ट वो आ रहा है केवल 50, अब ये 100 लोग आपस में कंपीट करेंगे कि कौन ज़्यादा पैसे पे करके उस 50 वस्तु को प्राप्त कर पाता है। अब सोसाइटी के वो लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो लोग केवल, मान लीजिए सब पहले इसको 2 रुपये में मिलता था, अब इसकी जब कम सप्लाई है तो इसको 4 रुपया कर दिया गया। तो जिसके पास पहले से 2 ही रुपया होगा वो तो बेचारा नहीं खरीद पाएगा, वो तो बच गया, वंचित रह गया इस चीज़ से। लेकिन जिसके पास पैसे होंगे वो तो इसको खरीद लेगा। तो ऐसे में क्या होगा, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जब सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड ज़्यादा होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। इसको सबसे बढ़िया तरीके से एग्जांपल नमक वाले से ले सकते हैं। नमक का भी आज पता चले कि कल से नमक बंद हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन फिर से शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि आपके वहाँ नहीं लागू हुआ होगा, कुछ राज्यों में चालू होने वाला है फिर से लॉकडाउन। तो लॉकडाउन लगने वाला, नमक नहीं मिलेगा। तो देखिएगा अचानक उसके रेट 200 रुपये किलो तक पहुँच जाता है। क्यों पहुँच जाता है? क्योंकि हाई डिमांड हो जाता है। लोग अचानक लगते हैं मारामारी करने उसको लेने के लिए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत है। आपूर्ति कम होने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। तो उम्मीद आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो चीज़ दूसरा कथन दिया हुआ है कि अत्यधिक आपूर्ति, जब बताइए आप खुद सोचिए कि अत्यधिक आपूर्ति होगा तो इन्फ्लेशन थोड़ी होगा, डिफ्लेशन होगा, मुद्रा ह्रास हो जाएगा, मुद्रा की कीमत गिर जाएगी। टमाटर का एग्जांपल ले लीजिए। जब टमाटर क्या होता है मार्केट में, अभी किसान उत्पादन कर रहे हैं तो 6 रुपये 7 रुपये किलो मिलने लगा है। क्यों हो रहा है? अभी जब किसान के पास से उत्पादन कम हो जाता है तो उसके बाद जो स्टोर अमीर लोग स्टोर करके रखें उसको बेचेंगे 50 रुपये केजी। तो ऐसे क्यों चलता है? क्यों? क्योंकि आपूर्ति लोग बीच में बाधित कर देते हैं। अपने पास स्टोर कर लेते हैं, किसान के पास है नहीं तो फिर मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है, फिर ये बेचते हैं महंगे में। तो आपूर्ति जब अधिक होती है तो डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन नहीं। यहाँ पे कमी होना चाहिए। जब कमी होता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन। और जब अधिक होता है डिफ्लेशन। उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का आवश्यक परिणाम होगा। प्रचंड बेरोजगारी का परिणाम क्या होगा आपको ये बताना है। कथन 1 दिया है, बेरोजगारी का उच्च स्तर। कथन 2 दिया है, प्राथमिक क्षेत्र में कम संख्या में लोगों की संलग्नता। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? प्रचंड बेरोजगारी के संबंध में, उच्च प्रचंड बेरोजगारी के संबंध में। जिन लोगों ने इसमें सी लगा रखा है बिल्कुल सही काम किया आपने। देखिए, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब आपको समझा रहे हैं कि देखिए, अगर कोई काम करने के लिए जरूरत है 2 बंदों की, 2 लोग मिलकर के किसी काम को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें राम और श्याम एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए, जिनके बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा इस काम पे, अभी भी उसी गति से हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? प्रचंड बेरोजगारी। यहाँ राम श्याम जो एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं ये प्रचंड बेरोजगारी के शिकार हैं, क्योंकि इनके काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उतना ही प्रोडक्शन अभी भी हो रहा है। तो इसको प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। तो ये तो उच्च, जो पहला कथन कह रहा है उच्च बेरोजगारी का उच्च स्तर, तो बिल्कुल गलत है। वो बेरोजगारी के उच्च स्तर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि क्षमता से कम उत्पादन, मतलब जितनी क्षमता होनी चाहिए, जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। अंडर मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है उसका मत कम है अपनी क्षमता से। दूसरा कदम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में कम संख्या में लोगों का संलग्न। तो देखिए, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे खरीफ फसल की जब बुआई होती है तो खूब सारे लोग एक साथ काम करते हैं। ये किसका एग्जांपल है? कहीं ना कहीं प्रचंड बेरोजगारी का ही एग्जांपल है। यहाँ देख लीजिए कि 3 लोग मिलकर के इतने खेत को जोत रहे हैं। अब यहाँ ट्रैक्टर लगा दिया जाए तो एक आदमी सारे जोत के जल्दी से निकल लेगा, तो क्या होगा? ये प्रचंड बेरोजगारी के एग्जाम्पल हैं। तो ये किससे संबंध रखते हैं? आपको हमने पिछले वीडियो में हमने समझ रखा था कि प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सबके बारे में बढ़िया समझा था। तो ये बताइए, सभी लोग प्राइमरी सेक्टर से है ना? तो प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे जहाँ पहला सेंटेंस कह रहा है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कम लोगों की संख्या संलग्न होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। अधिक लोगों की संख्या संलग्न होगी, तो दोनों कथन गलत था। इसकी पहचान कैसे करते हैं हम लोग? देखिए, जब इतने सारे लोग रहेंगे, इसकी अगर 2 आदमी मिलकर काम करते हैं, यहाँ पे चलिए जो यहाँ पे प्लगिंग कर रहा है, जुताई कर रहा है खेत का, इससे समझते हैं। अगर एक आदमी होता तो भी तो इसको चला सकता था। 2 लोग एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो 2 लोग के अपने पैर से नहीं जोत रहे हैं, वही तो बैल ही जोत रहा है उनके लिए। तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि अब इनके 2 लोगों के होने से कोई खास प्रोडक्शन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। या तो कोई इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, बहुत नाम मात्र की होती है, तो इसको कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट।
मान लीजिए कि एक छोटी कैंटीन के मालिक को वास्तव में अपने व्यवसाय को करने के लिए 2 श्रमिकों की आवश्यकता है, लेकिन यदि उसका 5 सदस्यों का पूरा परिवार व्यवसाय कर रहा है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? कथन ए दिया हुआ है प्रच्छन्न बेरोजगारी, बी दिया हुआ है संरचनात्मक बेरोजगारी, सी दिया चक्रीय बेरोजगारी और डी दिया उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही रिप्रेजेंट करे ऊपर दिए हुए पूरे सेंटेंस को? उम्मीद है सभी लोगों ने इसको आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में इसको आसानी से डिस्कस किया था बढ़िया से। यहाँ एक शानदार एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन था तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें जिन लोगों ने ए लगाया था प्रच्छन्न बेरोजगारी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पहले कथन में कह रहे हैं कि केवल 2 लोगों की ज़रूरत है जबकि उसके फैमिली के 5 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं ये लोग। अब आप यहाँ पे समझिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी तो सबने समझ लिया। अब संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? सोचिए, बताइए संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? उम्मीद है सभी लोग आंसर समझ लिए होगा इस चीज़ के बारे में, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी को समझिए एग्जाम्पल में। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कृषि होती थी तो हल होता था, फावड़ा होता था, इसके लिए बढ़ई होता था, उसके बाद लोहार होता था। लेकिन अब क्या हुआ, कंपाइन आ गया, ट्रैक्टर आ गए, तो अब ये बढ़ई ट्रैक्टर का काम थोड़ी कर पाएगा। तो अब ट्रैक्टर आने से लोग हंसिए का उपयोग कम कर दिए और फावड़े का उपयोग कम कर दिए, तो इससे क्या हो गया, बेचारा बेरोजगार हो गया। संरचना में परिवर्तन आ गया ना, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया, क्योंकि अब ट्रैक्टर से सारी जुताई होने लगी। लोग बैल से कहाँ जुताई करते हैं, तो बैलों के लिए जो उसके नीचे में कीले उले लगाते थे, वो फावड़े बनाते थे, वो लोग सभी बेरोजगार हो गए ना। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का एग्जाम्पल है, वो सभी बेरोजगार हो गए। या तो अपने स्किल को अपग्रेड करें या फिर किसी और सेक्टर में जाएं, क्योंकि उनके सेक्टर में अब जॉब नहीं रह गया। वैसे ही आप समझ सकते हैं कि साइकिल बनाने वाली कंपनी, पहले साइकिल बनाने वाले बहुत लोग रोजगार पाते थे। पंचर अब देखते हुए गाँव में जगह जगह पंचर बनाते रहते थे लोग, रोजगार ही तो कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं, अब लोगों को पता होगा कि अब गाड़ियाँ आ गई उनमें पंचर ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आसानी से वो मतलब ट्यूबलेस होता है, ट्यूब में छेद होगा ही नहीं, वो पंचर कैसे होगा इतना जल्दी, लंबे समय तक चलता है। तो इसलिए वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि संरचना में परिवर्तन आ गया। चलिए अब दूसरा चीज़ यहाँ समझते हैं, चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि एक साइकिल चलेगी, कुछ सीजन में यहाँ पे रोजगार मिलेगा, कुछ सीजन में बेरोजगारी रहेगी। आप कृषि में ले सकते हैं कि जब मानसून सेशन आता है तो जून से जुलाई तक फसलों की बुआई होती है तो खूब रोजगार मिलता है। लेकिन जैसे जुलाई अगस्त सितंबर की बात आती है तो उस समय बेरोजगारी होती है, क्योंकि खूब बाढ़ आ जाता है, फसलों की बुआई होती नहीं है, सब लोग खाली पड़े रहते हैं, तो बेरोजगारी हो गई उस समय। वैसे ही इस समय जब अक्टूबर नवंबर में मतलब रबी की फसल बुआई होती है तो रबी की बुआई जैसी फसल बो दी जाती है तो फिर बेरोजगार हो जाते हैं लोग कृषि में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं एक साइकिल। और दूसरे से टर्सरी सेकेंडरी में देख लें तो टर्सरी सेकेंडरी में कुछ इस तरीके से समझिए कि जब इन्फ्लेशन आ गया तो कंपनियों को ज़्यादा उत्पादन करना पड़ा तो ज़्यादा रोजगार मिलने लगे। लेकिन जैसे ही डिप्लेशन आया तो क्या हुआ, अपने कर्मचारियों को हटाएं, बोले कि भाई उत्पादन कम करो, तो कर्मचारियों को छटनी शुरू हो गई, तो ये बेरोजगार हो गए कम लोग। तो कुछ इस तरीके से समझ गए होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शेयर पुनः खरीदें। बाई बैक एक कंपनी द्वारा बाजार से अपने स्टॉक खरीदने का निर्णय होता है, इस तरह के कदम से हो सकता है, क्या हो सकता है आपको ये बताना है। कथन 1 दिया हुआ है यह कंपनी के शेयरों की संख्या को कम करता है। कथन 2 कह रहा है यह शेयरों की कीमत में वृद्धि करता है। कथन 3 कह रहा है यह अक्सर तब किया जाता है जब कंपनी के शेयरों का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन नहीं, अल्प मूल्य होता है, मतलब उसकी जो अंडर वैल्यू हो जाता है, उसकी जो कीमत है वास्तविक उससे कम हो जाता है। तो हमने शायद यहाँ पे अवमूल्यन बोलते हैं, अवमूल्यन नहीं, इसको अल्प मूल्यन कहते हैं। तो अल्प मूल्यन हो जाता है, अंडर वैल्यू हो जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है डी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आप मान लीजिए एक कंपनी चलाते हैं और कंपनी में क्या होता है कि आपको पता चला कि आपके शेयर की वैल्यू गिरने लगी। पहले जब आप 100 रुपये उसको इशू करते थे, लेकिन उसकी वैल्यू 50 रुपये के अंदर आसपास आ गई। अब क्या करेंगे, आप मार्केट में आपके शेयर तो खूब ज़्यादा हैं, अब अपने शेयर को वापस खरीदना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके शेयरों की संख्या कम हो जाएगी। जब कम होगी तो लोगों को लगेगा अरे भाई ये शेयर तो कम हो रहे हैं, अब हमें भी खरीदना चाहिए, नहीं तो इसकी कीमत बढ़ रही है धीरे धीरे। लोग अचानक खरीदना शुरू कर देंगे और मार्केट से सब शॉर्टेज होने लगता है, तो क्या होगा आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ने लगेगी, उसकी कीमत बढ़ने लगेगी। अक्सर ये क्यों कर रहे थे आपने शुरू में ही देखा कि आपके शेयर की जो वैल्यू थी 100 रुपये से घट के 50 रुपये हो गई थी। तो शेयर अल्प मूल्य था, इसको बढ़ाने के लिए, अधिक मूल्य करने के लिए आपने खरीदा, वापस किया, उसको बाई बैक किया। तो उम्मीद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसी कंपनियां करती रहती हैं ऐसी हरकतें, जिससे शेयर के मूल्य उनके बढ़ती रहें। तो इसको फिर मुझे नहीं लगता डिस्कस करने की जरूरत है, दोबारा वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें विनियमित किया जाता है। कथन 1 दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज, 2 दिया हुआ है मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, 3 दिया हुआ वेंचर कैपिटल फंड कंपनियां। तो बताइए इनमें से आरबीआई किनको रेगुलेट करती है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो स्टॉक एक्सचेंज आरबीआई रेगुलेट करती है, सेबी करती है।
जाहिर सी बात है सेबी रेगुलेट करती है। जैसे आप ए को कट करेंगे तो इस ए बी सी सब कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर सीधे डी हो जाएगा, क्योंकि सब में ए दिया हुआ है। आप इस तरीके से बस बहुत आसानी से कर सकते थे। ये सभी गलत है। इन सबको लगभग रेगुलेट करती है सेबी, इन सभी को रेगुलेट करती है सेबी। चलिए हम देख लेते हैं अलग अलग जो रेगुलेटरी हैं वो किसको किसको कौन कौन रेगुलेट करता है उसके बारे में। देखिए, मर्चेंट बैंकर और VC कैपिटल मतलब वेंचर कैपिटल फंड को, कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक ब्रोकर को, सब ब्रोकर को कौन रेगुलेट करता है? भारतीय सेबी रेगुलेट करती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड रेगुलेट करती है। लेकिन दूसरा चीज़ देखें तो बीमा कंपनियों को कौन रेगुलेट करता है? तो इरिडा करती है। बीमा विनियामक एवं और विकास प्राधिकरण इसको रेगुलेट करती है। दूसरा चीज़, आप लोगों ने बहुत सारे चिट फंड का नाम सुना होगा, हमेशा ये न्यूज़ में रहते हैं चिट फंड वाले। तो इसको रेगुलेट कौन करता है बताइए? इसको रेगुलेट करती है राज्य सरकारें, नियंत्रित करती हैं। आप लोगों ने शारदा करप्शन का मतलब शारदा चिट फंड का नाम सुना होगा, जो वेस्ट बंगाल में हुआ था। वो किससे संबंधित है? वो भी तो राज्य सरकार ही रेगुलेट करती रहती थी उसको। तो चिट फंड इनको राज्य सरकारें रेगुलेट करती हैं। दूसरा चीज़ देखें तो विनिमय कंपनियां जो कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं, निधि कंपनियों को कॉर्पोरेट मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है। जो भारत सरकार के अंतर्गत विनियामक है तो वो रेगुलेट करता है किसको? फाइनेंस, जो निधि कंपनियाँ होती हैं उनको। अगला चीज़ देखें यहाँ पे तो वित्तीय व्यवसाय में जो लोग संलग्न होती है, जो कंपनियां, उनको कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, इनको अलग अलग जो रेगुलेटरी बॉडी हैं वो रेगुलेट करती है। इनको दोहराव ना हो इसलिए RBI इनको छूट दे देती है। जो विनिमय कंपनियां हैं उनको बहुत सारे, जैसे कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ रेगुलेट होती हैं, अलग अलग तरीके से रेगुलेट होती है, तो इसलिए RBI इनको भी छूट दे देती है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा सभी रेगुलेटरी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी को आमतौर पर वरीयता दी जाती है क्योंकि, क्यों इनको वरीयता ज़्यादा दी जाती है आपको ये बताना है। कथन एक दिया हुआ है, इसे राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता स्थिर में माना जाता है, मतलब राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है किसको? हार्ड करेंसी को। कथन दो दिया हुआ है, विश्व भर में इसे व्यापक रूप से वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। कथन तीन कह रहा है, इसमें आकस्मिक मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं होती है। तो बताइए इनमें से हार्ड करेंसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगा रखा था अपना सी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। हार्ड करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ड करेंसी वो मूल्य करेंसी होती है जो ज़्यादातर रिलायबल होती है, मतलब वह नहीं होती, मतलब आसानी से लोग उस पर विश्वास करते हैं कि ये इसके मूल्य जो होंगे वो स्टेबल होंगे, स्थिर होंगे, उसके मूल्य परिवर्तित नहीं होंगे। जैसे कि भारतीय रुपया जब मोदी जी को मनाया, मित्रों बोल करके रुपये को अवमूल्यित कर दिए, कल से 1000 रुपये 500 रुपये का नोट नहीं चलेगा, ऐसा नहीं बोला जाता इसमें। ये लंबे समय तक चलते रहते हैं ऐसे। तो इसके बारे में अगर एग्जाम्पल देखें इसका तो कौन कौन से? US डॉलर के बारे में तो आपको पता ही होगा, US डॉलर हो गया। दूसरा चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऐसे मुद्रा क्या होती हैं कि बाजार में अत्यधिक आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि सभी लोग, हर देश के पास ये मुद्राएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अपेक्षाकृत अन्य मुद्राओं की तुलना में इनके मूल्य स्थिर होते हैं, इसीलिए हर जगह होती है। जैसे कि अमेरिकी डॉलर देख सकते हैं, यूरो देख सकते हैं, यूरोपियन यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक देख सकते हैं, कैनेडियन डॉलर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देख सकते हैं। ये सभी क्या है? हार्ड करेंसी के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद आपको हार्ड करेंसी के बारे में पता होगा, आपने हार्ड करेंसी के बारे में अच्छे से आंसर को दे लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के साथ अनन्य नहीं बल्कि समवर्ती हैं। कथन दो दिया हुआ है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। आप कुछ ब्यूरो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर देखिए तो उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय 32 के अंतर्गत। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको क्या बोला था? आप नीचे कमेंट करके बताइए इसको अम्बेडकर जी ने क्या बोला था अनुच्छेद 32 को? अनन्य नहीं बल्कि समवर्ती हैं। ये तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि दोनों के क्षेत्राधिकार क्या है रीट जारी करने की? अनन्य नहीं है, ये दोनों समवर्ती है, दोनों एक दूसरे के। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं। दूसरा चीज़ देखिए तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो केवल मौलिक अधिकारों को उल्लंघन या फिर उनके परिवर्तन के लिए ही रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है वो अन्य के मामले में भी रीट जारी कर सकता है, जैसे कि साधारण कानूनों को, अधिकारों का उल्लंघन पर, या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के या नियमों या फिर विनियमों को वैध प्राप्त करने के लिए उनके वैधता से संबंधित रीट जारी कर सकता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय संघवाद फिजिकल फेडरलिज्म में सम्मिलित है, शामिल है। आपको बताना है कि फिजिकल फेडरलिज्म में क्या सम्मिलित है। कथन ए दिया है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों का वितरण। बी दिया हुआ है, राज्यों को केंद्रीय पूल से किए गए जाने वाले हस्तांतरण। तीन मतलब अर्थात सी दिया हुआ है, हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन। डी दिया उपरोक्त में से सभी। तो बताइए फिजिकल फेडरलिज्म के संबंध में कौन सा कथन सही है?
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया था डी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए यूपीएससी फिजिकल फेडरलिज्म को खूब क्वेश्चन पूछती है। फिजिकल फेडरलिज्म क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि सभी अपने वहाँ कर के लिए काम करते रहे। फिजिकल फेडरलिज्म हमारे उम्मीद है फाइनेंस मतलब 15वें वित्त आयोग ने भी इसके लिए प्रोविजन किया हुआ है, जिसके आधार पे मतलब कर उगाही के लिए जो राज्य जितना काम किया उनको भी प्रोत्साहित करती है। आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो ग्राफ बना के दिए वो किसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना कितना, उसको थोड़ा सा देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। हो सकता है यूपीएससी इस बार पूछ ले इस पर संबंधित क्वेश्चन। चलिए अगली बार हम इसको ऐड कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, रिवीजन हो जाएगा हमारा। चलिए इसको देखते हैं। फिजिकल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हिस्सेदारियों को कार्य विभाजन किया जाता है फिजिकल फेडरलिज्म के माध्यम से। पहले क्या था, 14वें केंद्र जो वित्त आयोग था उसने क्या किया था कि 32% से बढ़ा के 42% कर दिया गया था शेयर। लेकिन 15वें कमीशन ने क्या किया, इसको फिर से 1% कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूटी बन गए थे, उनके लिए 1% शेयर घटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अर्थात डीपीएसपी में शामिल नहीं हैं? आपको ये बताना। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको यूपीएससी या फिर अन्य एग्जाम अलग अलग तरीके से घुमा के पूछते रहते हैं। सेम यही सेंटेंस रहते हैं, ऐसे ही घुमा घुमा के पूछती रहती है। आप प्रयास कीजिए इसको सही करने का। कथन 1 दिया है सार्वजनिक सेवाओं के लिए SC ST के दावे। कथन 2 दिया है भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा। कथन 3 दिया हिंदी भाषा का विकास। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो डीपीएसपी में नहीं दिया गया, उसके बाहर है, जो निदेशक तत्व का हिस्सा है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया तो बिल्कुल सही काम किया। ये तीनों डीपीएसपी से बाहर हैं और जो निदेशक तत्वों के हिस्सा हैं। आप इसको चाहें तो एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख सकते हैं, आसानी से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर पूछता है यूपीएससी इनमें से कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद मतलब जो निदेशक तत्व तो हैं लेकिन डीपीएसपी नहीं है, तो कई बार आर्टिकल दे देता है और कई बार इनके नाम दे देता है। तो अब नाम और आर्टिकल दोनों एक बार देख लीजिए, आसानी से याद रहेगा। जैसे कि SC ST सेवाओं में दावे, मतलब अगर इनको जो 7 प्रशासन में दक्षता के आधार पर राज्य सरकारें अपने जो भी रोजगार है तो उप पदों की नियुक्त करेगी। ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 335 में। ये क्या है? निदेशक तत्व है। राज्य सरकारों को, पर सरकार राज्य को क्या करती है? ये निर्देश देती है कि राज्य सरकार ऐसा कुछ काम करेगी। मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 350 के अंतर्गत प्रोविजन किया गया कि राज्य सरकारें या फिर जो भी राज्य है, राज्य के प्रशासन तो बहुत सारे आते हैं, तो राज्य मातृभाषा को बढ़ावा देगी, मतलब मातृभाषा में शिक्षा का प्रोविजन करेगी। हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रोविजन किस में दिया है? अनुच्छेद 351 में मातृभाषा का विकास, मतलब मातृभाषा तो विकास तो ये 350 में है। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रोविजन 351 में सम्मिलित किया गया है। अभी तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आज का सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। आपके जितने भी क्वेश्चन सही वो नीचे जरूर बताइए। आज देखते हैं कितने लोगों ने बढ़िया सही किया है। आज का टारगेट था 9, जिसका कट ऑफ था 9। अगर आपने 9 किया है तो सही है, लेकिन अगर कम भी किए तो कोई बात नहीं है। आप नीचे जरूर बताइए कि आपने कितना सही किया। अगर आपको पसंद आया सीरीज तो आप अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं या फिर अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। चलिए आज का सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।